सा सवाल मेरा है कि ये रेशियो इतना डिफर क्यों है? जितने लोगों को आप स्किल देते हैं और जितने लोग नौकरी पाते हैं, तो ये चेक एंड बैलेंस कैसे ठीक होगा? मैं आपको यही दैट वाज माय फर्स्ट स्टेटमेंट कि बहुत टाइम ऐसा भी हुआ कि हमने स्किल ऐसी चीज़ों में दे दी जिसकी डिमांड ही नहीं थी। अच्छा, मैंने आपको पहले क्या बोला, माय फर्स्ट लाइन वाज कि उत्तराखंड नीड्स स्किल ट्रेनिंग एज पर द डिमांड ऑफ उत्तराखंड। जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे आप अगर ट्रेन करोगे तो जॉब अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इसी का ही एक फॉलो अप सवाल है जो लगभग जितने भी हमारे यहाँ पर गेस्ट आएंगे उनसे पूछा जाएगा, और वो सवाल है अग्निपथ से जुड़ा हुआ। जब हम रोजगार की बात करते हैं और उत्तराखंड के क्षेत्र में तो जवानी, पानी और सेना, इन तीनों का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो जब जवान और सैनिक की बात आती है तो आपसे मैं शुरुआत करूंगी। भुवन जी, आप बताएं कि अग्निपथ योजना को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के नेतृत्व में युवा सड़कों पर उतार रहे हैं, आपके नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक उतर रहे हैं। आप कैसे इस मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए, अग्निपथ योजना की घोषणा होने के बाद 1 घंटे में पूरे देश में युवा सड़कों पर आया। आगजनी जैसी बड़ी घटनाएं हो गई। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा खुद निकला। एक विधान, एक संविधान, एक राष्ट्र की बात करने वाली सरकार एक आर्मी, एक विधान, एक संविधान क्यों नहीं ला रही है? आप एक तरफ कहते हैं कि भाई सेना में आप अफसर बनेंगे, सीडीएस और एनडीए निकालते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आप कहते हैं कि अब आप यहाँ बैठ सकते हैं। उनको तो आप 4 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो युवा जा रहा है वहाँ सेना में, बॉर्डर पे, जिसने सीने पे गोली खानी है, आप 4 साल में उसे घर चले जाओ कह रहे हैं। आप जो है 25% को कह रहे हैं कि आप रखेंगे, 75 को आप निकाल देंगे। तो उसका आपका क्राइटेरिया क्या होगा? जब सीडीएस में कोई निकलता है या एनडीए में निकलता है, 4 साल बाद वो घर अगर वापस आता है तो उसे कहा जाता है कि ये फेलियर है। तो आप समझिए कि 4 साल बाद जो 75% युवा घर से वापस आएगा, 25% वहाँ रखा जाएगा। उस 75% युवा के मन में क्या भाव आएगा कि मेरे अंदर क्या वो योग्यता नहीं थी कि जो 25% युवाओं में है जो वहाँ रखी गई है? समाज में उसके प्रति क्या भाव जाएगा कि भाई आप 4 साल बाद वापस आ गए, 25% सेलेक्ट हुए, 75 बाहर हो गए। तो इसका मतलब 75% के अंदर वो योग्यता नहीं थी जो 25% के अंदर है। आप एक पैकेज बता रहे हैं कि आपकी तनख्वाह इतनी है, आपको रिटायरमेंट में इतने पैसे मिलेंगे। तो आप क्या पैसे दे रही है सरकार कि पहले साल में 9,000 रुपये पीएफ काट रही है, तो 9,000 सरकार जमा की, 18,000 पहले साल के हिसाब से जमा होते हैं। दूसरे साल में 9,900 रुपये पीएफ काट रही है, उनके जमा होते हैं। तीसरे साल में 10,950 रुपये पीएफ काट रही है। चौथे साल में 12,000 काट रही है। तो उन युवाओं का कटा हुआ पैसा चौथे साल में उनके हाथ पर रखकर आप कह रहे हो कि आप चले जाओ भाई, आप योग्य नहीं हो। अब आप बताइए कि किस भाव से वो आएंगे? ठीक है। और वो युवा जिनकी आप योग्यता 8 पास, 10 पास और 12 पास कह रहे हैं, उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है 20, 17, 18, 19, 20, 21, जिसमें वो अपने जीवन का 50 साल का रास्ता तय करते हैं, अपना भविष्य तय करते हैं, उन 4 सालों में आप उन्हें वहां ले जा रहे हैं। आने के बाद वो क्या करेंगे? उनके अंदर क्या भाव होगा? ये देश की सुरक्षा, और जिस युवा का खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा वो 4 साल तो इसी टेंशन में रहेगा कि भाई मेरा होगा नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, किसी पूर्व सैनिक से या पूर्व सैनिक अधिकारी से आप पूछिए, उनका कहना है कि आर्मी में सिपाही 5 से 6 साल में तैयार होता है बॉर्डर में जाके लड़ने के लिए, और आप 4 साल में उसे घर भेज दे रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यही कुछ सवाल हैं जो जैसे ही इस योजना को सार्वजनिक किया गया तो यही सवाल उठे, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए कुछ युवाओं ने नेताओं के दरवाजे भी खटखटाए, तो कुछ सड़कों पर भी उतरे। और सौरभ जी, यही सवाल मेरा आपसे है, जब यहाँ से उत्तराखंड की धरती से युवा देश की सरहद पर जाएगा सेवा करने के लिए और 4 साल बाद वापस आएगा, तो आपका विभाग भी क्या उसके लिए कोई तैयारी कर रहा है? और दूसरा ये बताइए कि जितने भी सवाल भुवन जी ने उठाए लगभग वही हैं जो शुरुआती दौर के हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी मंत्री जाएं, नेता जाएं अपने क्षेत्र में और समझाएं इस योजना के बारे में, जैसा कि आपने किसानों के साथ किया था। तो क्या आप समझाने में कोई सफलता हासिल कर पाए हैं अभी तक? मैडम, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भुवन भाई ने अपनी कुछ रिजर्वेशन सामने रखे हैं, और सबसे पहली जो इनकी लाइन थी वो ये थी कि युवा 1 घंटे में सड़क पर उतर आए गए और आगजनी भी हुई। आप देश की प्रथम 3 संस्थाओं में जाने की बात कर रहे हैं, रक्षा संस्थाएं हैं वो देश की प्रथम, और जो युवा सड़क पर उतर के ट्रेन जला रहे हैं,
जो घर जला रहे हैं, जो गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं, वो उस संस्था में सबसे पहले जाने के लायक नहीं है। मेरा कहना तो ये है। अगर आप देश की प्रथम संस्थाओं में जाने की बात कर रहे हैं तो ये वो युवा नहीं है। दूसरी बात, एयरफोर्स ने 3000 भर्तियाँ निकाली और 4 दिन के अंदर 96,000 युवाओं ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराए। तो क्या वो भारत देश के युवा नहीं है? क्या उनको ये स्कीम समझ में नहीं है? तो काउंटर मैं आपको पूरा डिटेल पे आ रहा हूँ कि स्थिति ऐसी है कि किसी न किसी नहीं, परिस्थिति मैं में आपको चाहे पूरा एक डिटेल दिन का मैं रोजगार आपको मिल पूरा जाए, डिटेल युवा बता रहा हूँ। जाएंगे। मैं आपको पूरे डिटेल पे आ रहा हूँ। इन्होंने बोला कि 25% युवाओं को, तो 10 लाख लोगों को अगर आप आवेदन कर रहे हैं अग्निवीर में, 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा तो 2.5 लाख आदमी तो रेगुलर आर्मी में रहेगा। 10% को माननीय अमित शाह जी जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसको हमारे असम राइफल जो CAPF में इनरोल किया जाएगा। तो 35% युवा, 3.5 लाख युवा 10 लाख में तो 100% इनरोलमेंट पे आ गए। देश की जो बड़ी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं, महिंद्रा सामने आई, रिलायंस सामने आई, उत्तराखंड सरकार तक ने ये बात रही कि हम अग्निवीरों को अपने यहाँ रोजगार में प्रायोरिटी देंगे। मेरा मकसद ये है कि आप, ठीक है, जब किसान आंदोलन हुआ, आपने किसान आंदोलन की बात करी कि आप समझाइए, हम समझा रहे हैं। देश के युवाओं ने अपनी बात रखी, 21 साल से बढ़ा के हमने उसको 2 साल और केंद्र सरकार ने बढ़ा के 23 साल कर दिया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फोकस है, आज हमारी आर्मी की जो एवरेज एज है वो 32 ईयर्स है। एवरेज एज उसको अगर हम 17 से 23 साल तक करते हैं, वो एवरेज एज कम होकर आती है 22 से 23 साल। आज देश की सारी आर्मियाँ उठा लीजिए, किसी की भी आर्मी की एवरेज एज 22, 23, 24 साल के ऊपर नहीं है। भारत की जो आर्मी है उसकी एवरेज एज 32 ईयर्स है। उसको बेटर करना है। मैं इसी से फिर जुड़े, बस बात इतनी है कि बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछने हैं, तो मैं इसी पर ही फंसकर नहीं रह जाना चाहती हूँ, क्योंकि विपिन रावत जी CTS उन्होंने कहा था कि हमारी जो एज है सैनिकों की वो बढ़नी चाहिए। उन्होंने तो ये तरफदारी की थी और उसी का ही काउंटर जवाब कांग्रेस और विपक्षी दल देते हैं। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर छोड़कर, और जैसा कि आपने अपील की है कि बहुत कुछ उज्जवल भविष्य इस योजना के अंतर्गत युवाओं का होगा, मैं वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जहां रोजगार की एक समस्या है तो भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। और अभी जो सत्र हुआ उस दौरान भी आपने भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने UKSSC की मुद्दा आपने उठाया, और उसके अलावा रामविलास यादव, कई ऐसे सामने हमारे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मुद्दे आए हैं। तो उस पर मैं आपकी सबसे पहले आपका मत जानना चाहूँगी। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, बात रोजगार देने की सरकार कर रही है, रोजगार उस संस्था से दिला रही है जो सबसे भ्रष्ट है। आप ये समझिए, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने 2016-17 में एक एग्जाम कराया ग्राम विकास अधिकारी का, और वो उसके भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार के। उसमें सरकार ने 17-18 में एक कमेटी बनाई, PCCF वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रणवीर सिंह जी की अध्यक्षता पे। उस कमेटी ने फॉरेंसिक जांच के आधार पर जो 180 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें ये रिपोर्ट जमा करी कि 65 लोग उसमें दोषी हैं जिनके रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ है। उस रिपोर्ट को जमा किया, सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। 115 युवा जो योग्य थे उनकी नौकरी भेंट चढ़ गई। 65 लोग जो दोषी थे वो आज भी खुले हैं। जो चयन आयोग भ्रष्ट था, जिसको सस्पेंड होना चाहिए था सचिव और अध्यक्ष को, वो आज भी बैठे हुए हैं। उसके बाद आज मैंने बहुत सारे मामले दिए आपको, आज मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पुलिस की भर्ती है और उत्तराखंड का पूरे युवा जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ है। पहले भर्तियों में जिलावार जो है मेरिट बनती थी, जिस जिले के बच्चे हैं उस जिले में उन्हें रोजगार मिलता था। अब चयन आयोग से उसकी परीक्षा करानी है तो उसको स्टेट पे कर दिया। अब होगा क्या, जो पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, दूरस्थ सीमांत जिले हैं, उनके युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा। उन युवाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा। अगर पिथौरागढ़ की भर्ती पिथौरागढ़ जिले में होती तो पिथौरागढ़ जिले को कुछ रोजगार मिल पाता, चंपावत को कुछ मिलता, चमोली को कुछ मिलता, उत्तरकाशी को, रुद्रप्रयाग को, सब जगह कुछ न कुछ रोजगार मिलता, लेकिन उसे स्टेट लेवल पे कर दिया है। जैसे सरकार ने हमारे प्रदेश के छोटे ठेकेदारों को खत्म करने के लिए क्या किया, पूरे सिंचाई विभाग हो, चाय विभाग हो, उसकी एक योजना बना दी। वो योजना इतनी बड़ी है कि उत्तराखंड का कोई ठेकेदार उसको क्वालिफाई नहीं करता, ठेकेदारी के क्षेत्र में वहां रोजगार मार दिया। ठीक है, बहुत ऐसे ही समस्या पुलिस के क्षेत्र में भी स्टेट में लाए हैं। और चयन आयोग जैसा भ्रष्ट संस्था जिसका करारी है, जिस जो एजेंसी एग्जाम करा रही है पिछले सालों से, मध्य प्रदेश में व्यापम में ब्लैक लिस्टेड है, उत्तर प्रदेश में ठीक है उसके पे मुकदमा चल रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।